नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक लंबे वक्त के बाद आप सभी लोगों का मैं मध्य प्रदेश के भूगोल के चौथे भाग में जीएलसी आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने एक अच्छा सा कोटेशन पेश करना चाहूँगा और कोटेशन इस प्रकार का होगा। देखिएगा कि आप लोग जैसे भी जो भी आप तैयारी करते हैं उसी तैयारी से संबंधित है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के बाद खुदा ही खुद से पूछे बोल तेरी रज़ा क्या है। तो दोस्तों, मेहनत इतना करना है कि खुदा को पूछना पड़े कि आखिर चाहता क्या है। तो उसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने होगा और पहला प्रश्न इस प्रकार होगा कि आगर गांव किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगर गांव, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह क्षेत्र किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो यह आगर गांव जो है आपका, आगर गांव की अवस्थिति आप देखेंगे तो ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत? आपका होशंगाबाद। इसका जो ये डिस्ट्रिक्ट वाला हो जाएगा पार्ट, ये आपका छिंदवाड़ा के अंतर्गत ये आगर गांव। बताइएगा मुझे कि आगर गांव जो है ये टंगस्टन के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है और आगर गांव जो होगा आपका, ये आगर गांव किस में हो जाएगा? छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। और आपको टंगस्टन के बारे में ये और ध्यान होगा कि टंगस्टन खनिज की प्राप्ति एक अयस्क से होती है। उस अयस्क को कहा जाता है वुल फ्रॉम अयस्क। तो वुल फ्रॉम अयस्क से आपका टंगस्टन की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिलों को ग्रेफाइट उत्पादक के लिए जाना जाता है? अब ग्रेफाइट का उत्पादन कहां पर होता है? दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि दक्षिण वाले जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा बैतूल, होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आता है। तो बैतूल जिले में आपका ग्रेफाइट है, उस ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और ग्रेफाइट के बारे में एक और आपको बात ध्यान होगा कि यह एक ऐसी अधातु है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होती है, विद्युत धारा का यह चालक होता है। यही आपका ग्रेफाइट है जिसका यूज आप पेंसिल में इसका इस्तेमाल देखते हैं। तो इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका कहां पर? बैतूल वाले क्षेत्र में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की फसल नहीं होती है? दोस्तों, यही गलती मत कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर लिखा है नहीं। ठीक है, तो नहीं पर गौर फरमाइएगा, तब जाकर विकल्प को पढ़ना शुरू कीजिएगा क्योंकि यही गलती कर देते हैं और लगा करके आते हैं पहला विकल्प मंदसौर, सीधा टिक मारते हैं और टिक मारने के बाद घर आते हैं। घर आने के बाद आपकी एक आवाज आती है, जब आपका मित्र, आपका पड़ोसी जब कहता है कि आपने ये नहीं पढ़ाया नहीं, तो आप कहते हैं कि ओहो, यही आवाज आती है और मान लीजिएगा जैसे आपकी आवाज 2 नंबर लेकर आप डूब जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर आपका चला जाएगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आपको इस शब्द को जरूर पढ़ना है, पूरे क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना है। जितना अच्छा समय आप यहां पर देंगे, विकल्प उतने अच्छे से आप पढ़ पाएंगे और उसका आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि मंदसौर और नीमच, इनको तो अफीम उत्पादक जिला ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफीम उत्पादक जिले। जब इन्हें अफीम उत्पादक जिले कहा जाता है, जबकि रतलाम में भी कुछ मात्रा में अफीम का उत्पादन होता है, तो हम कहेंगे जो सागर डिस्ट्रिक्ट है यहां पर किसी भी प्रकार की अफीम का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि मध्य प्रदेश का जो सागर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अफीम का उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, और रतलाम में एक बात और आपको ध्यान रखना है, तो रतलाम में जो भारत का राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र है वो भी कहां पर है? आपका रतलाम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? तो थोड़ा सा ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय अनुसंधान अंगूर केंद्र कहां पर हो जाएगा? आपका रतलाम में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, और नेक्स्ट प्रश्न में आने से पहले दोस्तों, आप लोगों के लिए एक उद्घोषणा या घोषणा है या अनाउंसमेंट है कि जैसे ही यदि आप प्रारंभिक परीक्षा को देकर लौट कर आएंगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारी तो यही अपेक्षा है या हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग प्रीलिम्स में अपना एक बेहतर परफॉर्मेंस करें, तत्पश्चात आप मेंस के लिए भिड़ जाएं और मेंस के लिए जीएलसी आईएएस एक अच्छा प्लेटफॉर्म नजर आता है। तो जीएलसी आईएएस संस्थान के द्वारा
प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत जो मुख्य परीक्षा का चरण होता है, उस मुख्य परीक्षा के चरण के लिए एक बेहतर रणनीति के साथ आप लोगों के समक्ष उपलब्ध होगा 23 जून से एक ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मोड के रूप में। तो 23 जून से ही शुरू हो जाएगा यहाँ पर एक नया अभियान, एक नया महायुद्ध, और वो उस महायुद्ध में सभी कौन होंगे? सभी घोड़े होंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है, इसमें घोड़ों और गधों की छटनी होती है, और घोड़े कहां पहुंचते हैं? आपके मेंस के एग्जाम में, और अच्छे किस्म के घोड़े पहुंच जाते हैं इंटरव्यू में, और फाइनली एक बेहतर किस्म के घोड़े नजर आता है आपके प्रशासन के क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको एक बेहतर घोड़े बनाने का अच्छा प्लेटफॉर्म जीएलसी आईएएस जो ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या फिर आप ऑनलाइन मोड, जैसे भी आपको अच्छा लगे तो उसमें आप उसकी सेवा लीजिएगा। एक बेहतर रणनीति के साथ यहाँ पर मेंस की क्लासेस संचालित होगी, और एक निर्धारित समय में कोर्स को संपूर्ण करके आपके सामने पेश किया जाएगा। किस प्रकार से टॉपिक को पढ़ा जाना चाहिए, कहां पर हमें मेन ध्यान रखना चाहिए, उसका आपको यहां पर एक छठा दर्शनी प्राप्त होगी। चलिए बढ़ते हैं इसी उद्घोषणा के बाद अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में सागौन के कुल वन क्षेत्रफल में लगभग कितने प्रतिशत भाग पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहां पर आपसे सागौन के वृक्ष पूछे जा रहे हैं कि सागौन का जो है, इस सागौन के वृक्षों का कितना प्रतिशत अनुपात है जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो आपका अभी इसका आंसर अगर बताया जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 17.8%। कितना? मैंने कहा आपको कि 17.8% आपके मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में 17.8% क्या होता है? सागौन। ध्यान रखना दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका 2014 में तो पूछा ही गया है। सागौन के बारे में एक और प्रश्न आपका 2020 वाले प्रीलिम्स में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की काफी संभावना होती है, और यदि आप यहां पर पिछड़ जाएंगे तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्लियर है? इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, क्योंकि यह एक साधारण टॉपिक माना जाता है। वन से संबंधित आपका फॉरेस्ट या वनस्पति, मध्य प्रदेश में वनस्पति के टॉपिक के अंतर्गत एक वर्गीकरण देखने को मिलता है, और उस वर्गीकरण का जो आधार होता है वन वृक्षों के आधार पर वर्गीकरण। क्या कहा जाता है? वन वृक्षों के आधार पर, वन वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो वन वृक्षों के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण होता है वो 3 वर्गों में होता है। एक वर्ग आपका सागौन, दूसरा होता है आपका साल, और तीसरा होता है मिश्रित वन। क्लियर है? साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन। इसमें जो सागौन का परसेंटेज होता है वो 17.8% होता है, जबकि 16% किसका अनुपात होगा? आपका साल वृक्ष का। जबकि मिश्रित वन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मिश्रित वन में कितना परसेंटेज आप वेरी करते हुए देख पाएंगे, इसमें 58.49। कितना? 58.49%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मिश्रित वन, और अगर एक सेपरेट अगर वन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वन मिलेगा आपको कौन सा? सागौन। और सागौन के बारे में आपको पता होगा, इसका छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है आपका, होशंगाबाद वाला क्षेत्र है, वहां पर सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलेगा। तो सागौन के बारे में कहा जाता है कि धार, झाबुआ, खंडवा, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, जबलपुर, इन क्षेत्रों में काफी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। लगभग 18,332 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर यह फैला होता है। तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किन क्षेत्रों में होता है इसका उत्पादन। आपका धार, झाबुआ, खंडवा, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और जबलपुर में आपका सागौन का उत्पादन होता है। जबकि साल की बात करें तो साल आपको मंडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, कहां पर? शहडोल, उमरिया, बालाघाट में आपको देखने को मिलेगा साल। जबकि मध्य प्रदेश के अधिकतर भौगोलिक क्षेत्रों में आपको मिश्रित प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 17.8। इसमें क्या बताया गया उस पर आपको गौर नहीं फरमाना है। देखते इसमें आंसर, वैसे ए बताया गया, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के होते हैं? अब आपसे पूछा जा रहा है एक बालाघाट वाला रीजन और एक छिंदवाड़ा वाला रीजन, इन दोनों ही जिलों में किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं? विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। उपार्द पहाड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय वन, कटीले वन और उष्ण उपार्द पतझड़ वन। तो ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय वन आपको देखने को मिलेगा कहां पर? बालाघाट वाले क्षेत्र में। ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिएगा।
यहाँ पे विकल्प क्या दिया उसका आंसर तो देखेंगे इसे हम क्यों डी बताया जा रहा है, लेकिन आपको इसको समझना होगा। बालाघाट और छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र, जब आप एमपी का मैप बनाएंगे तो एमपी के मैप में आपको देखने को मिलेगा कि आपका छिंदवाड़ा और बैतूल की अवस्थिति कहाँ पर है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला रीजन हो जाएगा आपका बैतूल वाला, ये क्या हो गया आपका बैतूल। फिर इधर आप जाएंगे इसके पूर्व की ओर तो यहाँ पे मिलेगा आपको छिंदवाड़ा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के लगभग कितने जिलों से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 14 जिले हैं, 16 जिले हैं कि 15 जिले हैं जो यहां से कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है आपकी। अब इस कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और इस क्षेत्र में विकसित होने वाली जो वनस्पति होती है उसे कहा जाएगा उष्णकटिबंधीय वनस्पति या उष्णकटिबंधीय वन। तो इस दरमियान अगर देखा जाए तो यह आपका बैतूल और छिंदवाड़ा आपके दक्षिण वाले एरिया में आ रहा है, या फिर कहें 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य वाला क्षेत्र आ रहा है। तो इसका बेस्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। अब देखिएगा अगले प्रश्न में हम चलते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछता है। उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष का नाम बताइए। अब यहां पर आप देखिएगा 2 विकल्प तो आप आसानी से स्किप कर देंगे। कौन कौन से विकल्प, जैसे कि लिखा है हल्दी है ये वाला आपका, ठीक है। ये क्या है आपका हल्दी है, तो हल्दी हो नहीं सकता, बबूल हो नहीं सकता। अब आपको साल और सागवान है ये, ठीक है। सागवान भी बोलते हैं इसको, या तो सागौन बोलिए आप या फिर सागवान बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो इन दोनों में से कौन सी लकड़ी का प्रयोग आपका इमारती लकड़ी के लिए होगा, तो सागौन का होगा या साल का होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सागौन वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सागौन वन है, यह सागौन वन आपका मुख्य वनस्पति के अंतर्गत माना जाता है, जबकि जिस वन का प्रयोग इमारती लकड़ियों में नहीं होता है उन वनों को कहा जाता है गौण वन। ये हो जाता है आपका मुख्य वन या मुख्य वनस्पति या मुख्य वन संपदा, जबकि आपका जिसका प्रयोग इमारती लकड़ियों के लिए नहीं होता है उन्हें कहा जाता है गौण वन संपदा। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा तापी विद्युत स्टेशन स्थित है। क्या पूछा जा रहा है, इसका पूरा नाम आपको ध्यान होगा, मैंने बतलाया था पहले क्वेश्चन आ चुका है। जो सतपुड़ा तापी विद्युत स्टेशन है इसका एक्चुअल नाम क्या है, इसका एक्चुअल नाम हो जाएगा सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र। सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र, और इसकी अवस्थिति है आपका बैतूल वाले डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद गलती से मत लगा दिया, वैसे विकल्प में तो नहीं दिया है, लेकिन कभी छिंदवाड़ा आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र की अवस्थिति कहाँ देखने को मिलेगी, तो यह मिलेगी आपको बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा आपका कौन सा, सारणी ताप विद्युत केंद्र। क्लियर हुआ। अब सारणी ताप विद्युत केंद्र के बारे में और बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यह बैतूल के भी किस क्षेत्र में है, तो यह पाथेर खेड़ा। कौन सा स्थान है बैतूल में, आपका पाथेर खेड़ा। तो इस पाथेर खेड़ा में आपको मिलेगा सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र, और इस सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की अगर भागीदारी या फिर इसका किन 2 राज्यों के बीच में इसकी एनर्जी को साझा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश और हो जाएगा आपका महाराष्ट्र वाला एरिया। और साथ में बात करें तो 1967 से इसमें उत्पादन का कार्य शुरू हुआ है। कब, 1967 से इसमें उत्पादन का कार्य शुरू होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, आपको सिंपल पूछा जाएगा। लेकिन पहले जिस बात की चर्चा की गई है, तो आपसे मैं एक आंसर पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि आप वीडियो को सीरियस देखते हैं या सीरियस नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं आपसे जब प्रश्न पूछ रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी बनना चाहिए कि पूछे गए प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। और क्वेश्चन क्या होगा कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहां स्थापित किया गया था, वह कौन सा था और कब स्थापित किया गया था। 3 बातों का आपको प्रश्न का आंसर देना है कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहां स्थापित किया गया,
कौन सा स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। और साथ में ही एक आपको मैं ही बतला देता हूं कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है वो विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र है आपका, जो कि शहडोल के अंतर्गत आ जाता है, सिंगरौली के अंतर्गत आ जाता है विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र। और यहां से सबसे ज्यादा मेगावाट में बिजली का उत्पादन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि विंध्याचल वाला जो है, यह विंध्यन जो है आपका सिंगरौली में आता है, तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने जो आपसे पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, विंध्याचल तापीय ऊर्जा स्टेशन किस, अभी यह क्वेश्चन आ गया आपके सामने जब अभी चर्चा ही की जा रही थी, ठीक है। तो विंध्याचल तापीय ऊर्जा स्टेशन की अवस्थिति की बात करें तो यह विंध्याचल कहां पर हो जाएगा आपका, सिंगरौली में, ठीक है। तो सिंगरौली में हो जाता है। तो यह एनटीपीसी के द्वारा यहां पर ऊर्जा उत्पादन का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय तापीय शक्ति क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो एनटीपीसी के द्वारा यहां पर ऊर्जा उत्पादन का कार्य किया जाता है विंध्याचल तापीय ऊर्जा स्टेशन में, जिसकी अवस्थिति सिंगरौली में है। और यहां पर इसकी बात करें तो 1982 में आधारशिला इसकी रखी गई थी और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1982 में इसकी स्थापना हो जाती है, सिंगरौली में होगी, एनटीपीसी द्वारा इसका नियंत्रण का कार्य किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली। और बैतूल में हमने देखा ही है, बैतूल में कौन सा हो जाएगा आपका, जस्ट थोड़ी देर पहले देखा है, सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किन जिले में पवन चक्की की संख्या सर्वाधिक है। अब पवन चक्की की संख्या आपसे सर्वाधिक पूछी जा रही है कि वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पवन चक्कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर आपको ध्यान होगा, मध्य प्रदेश में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना देवास के जामगोदरानी, कहां पर, देवास के जामगोदरानी, ध्यान रखिएगा, देवास में एक जगह है उसका नाम है जाम गोदरानी। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि यह जो है यह पवन चक्कियों का या फिर प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना यहां पर सबसे पहले शुरू की गई थी। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहां पे की गई थी, आपके देवास के जामगोदरानी में, ठीक है। तो इसका इस प्रश्न का हम आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि पवन चक्कियों का सर्वाधिक विस्तार कहां पे या सर्वाधिक संख्या कहां पे देखने को मिलेगी, देवास डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चंबल नदी पर बनी गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आपको पता भी है, हमने कई बार इसकी चर्चा की है कि चंबल नदी पर गांधी सागर डैम कि इंदिरा सागर डैम, सबसे पहले देखेंगे आप गांधी सागर डैम, फिर जवाहर सागर, फिर आप देखेंगे आपका एक हो जाएगा जवाहर सागर के बाद एक हो जाएगा राणा प्रताप सागर और एक हो जाएगा आपका कोटा बैराज। तो ये सभी बांध आपके चंबल नदी पर निर्मित है, जिसमें से गांधी सागर जो डैम है ये मंदसौर में है और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला विकल्प हो जाएगा इसका आंसर कि चंबल नदी पर जो गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है, उस जल विद्युत परियोजना में आप देखेंगे कि यह गांधी सागर जो आपका गांधी सागर है चंबल नदी पर है। पहली बात तो यह हो जाएगी। दूसरा यह हो जाएगा कि इस चंबल नदी पर जो 3 डैम निर्मित है उसकी उत्पादन क्षमता अगर जानना चाहें कि किसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो अगर गांधी सागर की बात की जाए तो 115, शायद पिछले क्लास में कुछ मिस्टेक हुई थी तो उसको संशोधित कर लीजिएगा, 115 मेगावाट उत्पादन होता है कहां से, आपकी गांधी सागर जल विद्युत परियोजना से 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जबकि 172 होता है राणा प्रताप सागर, 172 मेगावाट कहां से, राणा प्रताप सागर। जबकि एक और बचा है आपका, उसे कहा जाएगा जवाहर सागर, और जवाहर सागर से सबसे कम बिजली का उत्पादन होता है मेगावाट, 99 मेगावाट, ये होता है आपका जवाहर सागर से।
ठीक है। तो सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन कहां पर हो रहा है आपका? राणा प्रताप सागर से, ठीक है। उससे कम आपका गांधी सागर से, उससे कम आपका जवाहर सागर से, और यह तीनों परियोजना जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर है? तो इसका आंसर, ये फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग? इसका मुझे आप बताइएगा कि इसका सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा। 2014 में पूछा गया था, अब क्षमता काफी बढ़ चुकी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको गौर नहीं फरमाना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहां होती है? सबसे कम वर्षा आपको पता है कि भिंड का जो गोहद वाला क्षेत्र है, यहां पर सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि भिंड वाला क्षेत्र जो कि आपका मध्य भारत के अंतर्गत आता है, उस मध्य भारत के अंतर्गत भिंड वाला जो क्षेत्र है, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इसी रीजन में लगती है। शिवपुरी में भी, अगर आपका भिंड ना हो तो शिवपुरी भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। एक और आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो स्थान की अगर बात की जाए तो पंचमढ़ी जो कि होशंगाबाद में स्थित है। अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो आपको लगाना पड़ेगा बालाघाट, ठीक है। बालाघाट में जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वहां से उसके माध्यम से यह वर्षा प्राप्त करता है। और मध्य भारत का जो क्षेत्र है आपका, मध्य भारत का पठारी क्षेत्र जो आपका ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत आ जाता है, वहां पर आपका बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, ठीक है। दो प्रकार की शाखाएं हमारे यहां पर, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। यह दक्षिण पश्चिम मानसून जब कन्याकुमारी से टकराता है तो दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, और हमारे मध्य प्रदेश में दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो सफेद बाघ के लिए जाना जाता है तो आपको पता होगा जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका? सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो सफेद शेरों के लिए वो प्रसिद्ध है। तो आपका जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर रोहिलखंड पूछा जा रहा है, बघेलखंड बोला जा रहा है, मालवा बोला जा रहा है, निमाड़ बोला जा रहा है। तो रोहिलखंड वाला जो क्षेत्र है आपका, ये तो यूपी में आ जाता है, पश्चिमी राजस्थान और यूपी वाला क्षेत्र मथुरा के आगे आप देखेंगे, दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र। बघेलखंड आपका उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, ये वाला क्षेत्र आ जाता है आपका बघेलखंड। तो इसी बघेलखंड वाले एरिया में आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी शामिल है। तो यही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। यहां पर सर्वाधिक घनत्व व्हाइट टाइगर का यहीं पाया जाता है। तो हम कहेंगे कि सफेद बाघों के लिए जाना जाता है आपका बघेलखंड वाला क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। अब जीवाश्म का अवशेष कहां पर आपको देखने को मिलता है? दुधवा, सोहागी पहाड़, भीमबेटका और मेहर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, वहां पर जीवाश्म के अवशेष प्राप्त होंगे, ठीक है। तो दुधवा में हो जाएगा आपके जीवाश्म के अवशेष के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों यदि आप इच्छुक हैं तो अब काफी कम समय बचा है, तो काफी समय में एक बेहतर परफॉर्मेंस करना है, तो टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट, ठीक है। आप एमसीक्यू जितना ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो एमसीक्यू के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, और उस प्रैक्टिस का एकमात्र अगर आधार आप देखें तो उसके लिए आवश्यक है आपका टेस्ट सीरीज। तो अभी भी आप लेट नहीं हैं। अगर आप एफएलटी करना चाहें तो यहां इस प्लेटफॉर्म में जाकर आप वहां पे कई जानकारी एकत्रित करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 10,000 प्रश्नों का समावेशन किया गया है। आप ही के लिए यह कार्य किया जा रहा है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य आपको पता होगा जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, इंदौर के आउटर एरिया में है, तो हो जाएगा आपका राला मंडल, जहां पर सबसे छोटा अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अब मुझे यहां पर यह बताइएगा कि यहां पर जो जो भी विकल्प आपके सामने लिखे हैं, उन विकल्पों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा अभ्यारण्य आपका कहां पर है, ठीक है। जैसे कि गांधीनगर लिखा है, तो गांधीनगर नहीं होकर आपका बोलेंगे हम क्या, आपका एक घाटी गांव है। घाटी गांव के बाद जो रातापानी है, ये रातापानी की अवस्थिति कहां पे हो जाएगी? सीहोर में हो जाएगी और रायसेन में। रातापानी का सीहोर और रायसेन में, ठीक है। ओरछा आपका कहां पे हो जाएगा? ओरछा तो आपका निवाड़ी में चला गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रातापानी जो है अभ्यारण्य, ये रातापानी सीहोर और रायसेन में है, और देश का और प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। तो वह एकमात्र अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का और भारत का, जहां पर सर्वप्रथम
प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत उसे शामिल किया गया है वो है आपका रातापानी, सीहोर और रायसेन डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, राला मंडल आपका इंदौर में। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है तो नौरादेही अभ्यारण्य। कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य होगा और यह कहां पर अवस्थित है? यह आपका सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ जाता है, नौरादेही। ठीक है, यह बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नर्मदा घाटी उदाहरण है तो नर्मदा घाटी कई दफा इस प्रश्न की चर्चा की गई है कि जहां पर भ्रंश घाटी बनती है उसके दोनों ओर ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल है और इसके मध्य में जो घाटी अवस्थित है वह भ्रंश घाटी है जिसमें आपकी नर्मदा नदी का प्रवाह होता है। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा नदी अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई यह आपके खंबात के खाड़ी में भड़ूच के निकट अपना मुहाना बनाती है। कहां पर? भड़ूच के निकट अपना मुहाना बनाती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका भ्रंश घाटी, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बेतवा नदी के किनारे स्थित है, बताइए कौन सा स्थित है? मुरैना तो हो नहीं सकता, बेतवा नदी उधर जाती नहीं है। मंडीदीप नहीं हो सकता है, उज्जैन नहीं हो सकता, शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। तो ओरछा जो कि निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है यह बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है और आपका विदिशा भी बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। और इस बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वो रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है और यह फाइनली आपका यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। क्लियर है? तो यह है आपकी बेतवा नदी। ठीक है, इसी पर आपकी कौन सी परियोजना? राजघाट परियोजना बनी हुई है। किस पर? माता टीला डैम भी इसी नदी पर आपका बेतवा नदी पर निर्मित है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बताया गया है? 10वां संभाग के रूप में आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका होशंगाबाद संभाग, जो कि 10वें संभाग के रूप में जन्म लेता है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि 2008 में, कब कहा मैंने? 2008 में इस होशंगाबाद संभाग का नाम क्या कर दिया जाता है? नर्मदापुरम। यह नर्मदापुरम संभाग का नाम हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे अभी हाल ही में 2019 में अब क्या कर दिया गया है? 2019 में इस नर्मदापुरम संभाग तो था लेकिन जो जिला है आपका अभी भी जिला क्या है आपका? होशंगाबाद। तो होशंगाबाद जिले का नाम भी क्या कर दिया? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जिला। तो अब होशंगाबाद नाम का कोई भी स्थान अब मध्य प्रदेश में नहीं है, उसका नाम चेंज होकर नर्मदापुरम जिला हो गया। संभाग का नाम 2008 में ही चेंज हो गया था और स्थापना इसके पहले हो जाती 10वें संभाग के रूप में, आपका वो होगा होशंगाबाद। तो कुल कितने संभाग है मध्य प्रदेश में? अब 10 संभाग है। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था तो एक संभाग उस पर चला गया था, 9 संभाग हमारे पास बचे थे, साथ में 45 जिले बचे थे। उसके बाद जैसे जिलों का और संभाग का निर्माण का कार्य आगे बढ़ा तो आज वर्तमान में 52 डिस्ट्रिक्ट के साथ 10 संभाग हमारे सामने मौजूद है। जैसे कि बात करें मुरैना, ग्वालियर, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, सागर, शहडोल, एक हो जाएगा आपका रीवा। तो ये संभाग हैं जो कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग के रूप में जाने जाते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर संभाग हो जाएगा आपका जबलपुर संभाग, जबकि सबसे छोटा संभाग हो जाएगा आपका कौन सा? शहडोल संभाग, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके किया गया है? ये 2013 नहीं है। ठीक है, प्रश्न पता नहीं कैसे पूछा जाता है। ये जो आपका 15-16 अगस्त 2014 को आगर मालवा का गठन होता है, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके एक नया 51वें जिले के रूप में अस्तित्व में आता है आपका आगर मालवा जिला, जो कि पहले शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था। अब शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से आगर मालवा को अलग करके 16 अगस्त 2014 को इसे एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में ला दिया गया। ठीक है, तो आंसर करिएगा इसका शाजापुर। ठीक है, ये डेट आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये 2014 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अगर एमपीपीएससी ने पूछा तो उनको भी थोड़ा विचार करना चाहिए। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? बताइएगा। सबसे प्राचीनतम चट्टान मैंने आपको बतलाया होगा कि जब आपका प्री कैम्ब्रियन की शुरुआत होती है तब उसी प्री कैम्ब्रियन में सबसे पहले आती है आपकी कौन सी? आर्कियन। आर्कियन के बाद आता है आपका धारवाड़। धारवाड़ के बाद आता है
कुडप्पा, और कुडप्पा के बाद आता है विंध्यन। क्लियर हुआ? इसके बाद जब आप मेसोजोइक पीरियड में पहुंच जाएंगे तो मेसोजोइक पीरियड में आपका किसका उद्भव होगा? किसका होगा? कार्बोनिफेरस और पर्मियन युग में गोंडवाना लैंड का उद्भव होता है। ठीक है। जब आप सेनोजोइक में पहुंचेंगे तो आपको एक मिलेगा, यहां पर लिखा नहीं है, डक्कन ट्रेप का निर्माण होता है शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, और आर्कियन का निर्माण भी होता है ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। इसमें अपर्दन अपक्षय होगा, धारवाड़ बनेगा, धारवाड़ में अपक्षय अपर्दन होगा, कुडप्पा बनेगा, और सबसे नवीनतम चट्टान बनेगी आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना है। तो सबसे प्राचीनतम हो जाएगी आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना है, जिसका अरावली क्षेत्र में, छोटा नागपुर के पठार में, अपने मध्य प्रदेश में सतपुड़ा वाले रेंज में दिखेगा, आपको मालवा वाले क्षेत्र में दिखेगा, तो वहां पर आपको आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना देखने को मिलेगी। और हिमालय के गर्भ में भी आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? आप ही बताइएगा, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता, सच बता रहे, हमें नहीं पता, तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बताइएगा 56 में हुआ कि 58 में हुआ? बस ये दो ही विकल्प तो है आपके सामने, 56 और 58। तो लगा दीजिएगा आंख बंद करके पहला वाला विकल्प। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सही। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नर्मदापुरम क्या है? क्या है बताइए आप लोग, अभी चर्चा कर चुके हैं, संभाग है। ठीक है, उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? तो आज हम देख ही लेते हैं कि आखिर कितने जिले आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। ठीक है, देखिएगा ये आपका उज्जैन। ठीक है, उज्जैन के बाद देखेंगे आप, ये आपका हो जाएगा आगर मालवा। ऊपर से आप चलेंगे तो नीमच मंदसौर यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, नीमच मंदसौर रतलाम। ठीक है, नीमच मंदसौर रतलाम आगर मालवा उज्जैन। उज्जैन के बाद आपको मिलेगा यहीं पर। अब बताइएगा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है आपका इंदौर संभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, रतलाम हो गया, आगर मालवा हो गया, उज्जैन हो गया। शाजापुर बताइएगा किस में आता है? राजगढ़, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन, भोपाल। तो एक बच्चा आपका कौन सा? शाजापुर। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके किसके अंतर्गत? उज्जैन संभाग के अंतर्गत, जहां पर महाकालेश्वर मंदिर, भारत मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग आपका ओंकारेश्वर, एक हो जाता है आपका महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर कहां पे आपका? उज्जैन में। ओंकारेश्वर आपका खरगोन में। ठीक है, तो कितने जिले हो गए आपके? 6 डिस्ट्रिक्ट। 7 तो नहीं हो जाएंगे, इसका आंसर देखिएगा 7। फिर से एक बार और काउंट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका मंदसौर, नीमच, रतलाम। क्लियर है, 3 हो गए। आपका एक हो जाएगा उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा। ठीक है, अब एक और आपका जो कंफ्यूजन वाला मामला बच रहा है वो हो जाएगा आपका कौन सा? मैं अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका जो कि आपका उज्जैन संभाग के अंतर्गत या उज्जैन संभाग के अंतर्गत माना जाता है। वो एक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका, पहले तो हमने देखा विदिशा, विदिशा क्या, एक हो जाएगा आपका मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन, और एक बचता है आपका देवास। ठीक है, तो देवास भी किसके अंतर्गत आता है? आपका उज्जैन संभाग के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प। 7 डिस्ट्रिक्ट आता है आपके उज्जैन सहित उज्जैन संभाग के अंतर्गत। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा पठार, रीवा पन्ना पठार, बघेलखंड का पठार। तो मालवा के पठार का विस्तार ही सबसे ज्यादा मिलेगा, 29% क्षेत्र पर इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो पठार है आपका, सबसे बड़ी पठारी संरचना वो हो जाएगी आपकी कौन सी? मालवा का पठार। 88,222 कितना? 88,222 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया किसका? आपका मालवा के पठार का। और ये मालवा के पठार का कितना % वेरी करता है? तो 28.6% वेरी करता है। यही आपका मालवा का पठार है। मेंस में भी पूछा गया था आपका मालवा पठार पर टिप्पणी लिखने को, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो एरिया आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये पठार है। रीवा पन्ना के पठार की बात की जाए तो रीवा पन्ना का पठार वेरी करता है आपका 10.36% वेरी करता है आपका पूरे एरिया का। बघेलखंड
की बात करें तो बघेलखंड जिसे पूर्वी पठार बोला जाता है ये 7% वेरी करता है, कितना 7%। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो ये होता है आपका 26%। फिर आप बात करें सतपुड़ा में कलसेणी तो 11% वेरी करता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपका 881 मीटर हाइट है, वो हो जाएगी आपकी माउंट सिगार। और दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी कौन सी चोटी? माउंट जानापाव। तो माउंट जानापाव की दूसरी सबसे हाइट हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी धजारी। ठीक है, कौन कौन सी है सबके नाम में लिख देता हूं, मालवा के पठार में कौन कौन सी चोटी है। एक तो आपकी हो जाएगी सिगार, इसके बाद हो जाएगा जानापाव, इसके बाद धजारी। ठीक है, जो सिगार है इसका 881 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये माउंट सिगार आपकी मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हो जाएगी आपकी जानापाव, एक हो जाएगी धजारी। ये प्रमुख पहाड़ी आपकी कहाँ की? मालवा के पठार के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? तो अब देखिएगा कहां पर आपका दो राज्य बताए गए हैं, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है? तो पहले मैप बना लेते हैं और मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर अवस्थिति किस जिले की ऐसी है जो उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा को भी साझा करती हैं। तो वो देखेंगे आप यहां पर देखिएगा, इधर आपका यूपी और यहां पर आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, अब जिले देखिएगा, सबसे पहले रीवा, तो ये हो जाएगा रीवा, केवल यूपी के बॉर्डर को साझा करता है। सिंगरौली, तो यहां पर सिंगरौली है आपका जो यूपी के बॉर्डर के साथ आपका छत्तीसगढ़ की बॉर्डर को भी टच करता है। फिर हो जाएगा सीधी, तो सीधी है, यहां पर ध्यान रखना अगर सिंगरौली विकल्प में नहीं होता तो सीधी की सीमा कुछ आपका यूपी से भी लगती है और अधिकतर छत्तीसगढ़ से भी लगती है। तो आंसर मेरे ख्याल से इसका यह भी होना चाहिए था और सीधी भी होना चाहिए था। शहडोल की अगर देखिए बात करें तो शहडोल की सीमा केवल छत्तीसगढ़ से लगती है, तो यह तो विकल्प होगा नहीं, रीवा होगा नहीं। सबसे बेस्ट आंसर का अगर एक चयन करें तो सिंगरौली। अगर आपको सिंगरौली विकल्प में ना मिले तो सीधी को आंसर करना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको पता नहीं होगा कि सीधी की सीमा कुछ मात्रा में आपका यूपी से भी साझा होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प नंबर बी। और अगर बीएससी माने तो आप आपत्ति लगाकर सीधी को भी सही करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बायराइट खनिज अयस्क पाया जाता है? इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो बायराइट खनिज अयस्क जो आपका ये आपका कहां पर मिलेगा? टिकमगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है? तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र जिला है मध्य प्रदेश का झाबुआ, जहां पर एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। AR सुब्रमण्यम, इसकी हम चर्चा कर चुके, नहीं किया तो देख लीजिएगा। AR सुब्रमण्यम तथा T कृष्णम नारायण ने तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भाग में बांटा गया है। जैसे कि आप देखते होंगे मध्य प्रदेश में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो 3 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण को स्पष्ट किया है। तो वो जाएगा कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, सबसे ज्यादा वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर। पर्णपाती कितनी हो जाएगी आपकी? 75 से 100 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी आपकी शुष्क पर्णपाती वन में। तो ये हो जाएगा आपकी कुल 3 प्रकार के जलवायु का भागों का वर्गीकरण जो सुब्रमण्यम और सेमन नारायण ने तापमान और वर्षा का वितरण के आधार पर स्पष्ट किया है। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश? ये तो हम चर्चा कर चुके हैं, शायद सिंगरौली इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर आपका सीधी नहीं है तो सिंगरौली आंसर हो जाएगा। सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय में विचार अपन इसका आंसर कर चुके हैं। सीधी में सूर्योदय जो होता है ये मतलब आपका आधे घंटे पहले होता है। इसकी चर्चा हम पहले वाले क्लास में भी कर चुके हैं। आप पहले भाग वाला वीडियो देखिएगा, वहां पर इस प्रश्न का आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। सी आंसर इसका हो जाएगा आपका।
क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में आपको पता होगा दूसरा स्थान है। और कितना क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, जो कि आपका मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला राज्य हो जाता आपका राजस्थान, लेकिन जब आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था तो मध्य प्रदेश ही पहला सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया, ऐसी डेट आपसे अक्सर पूछी जाती है, तो आंसर करिएगा इसका 24 जुलाई 1975 मध्य प्रदेश राज्य विकास बोर्ड की स्थापना। भोपाल में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 3 प्रकार की ऋतु देखने को मिलेगी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, तो 3 प्रकार की ऋतु आपको देखने को मिल जाएगी। सर्वाधिक सिंचित जिले कौन से, जहां पे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, इसका मतलब वर्षा की मात्रा वहां पे कम होती होगी, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं इसका आंसर ये हो जाएगा आपका दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद, मुरैना। तो ग्वालियर वाला संभाग जो है और चंबल वाला संभाग है वो जिले आप मेंशन कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डिंडोरी में वर्षा ज्यादा होती है, मंडला में ज्यादा होती है आपकी। ठीक है, तो इस वजह से आपके दोनों विकल्प हट जाते हैं। निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, तो चंबल नदी पर कौन सा जलाशय है आपका राणा प्रताप सागर। कई दफा हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर कितनी मेगावाट ऊर्जा उत्पादन होती है, सबसे ज्यादा मेगावाट ऊर्जा की अगर बात करें तो 172 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन होता आपका राणा प्रताप सागर से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश का भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र हो जाएगा गुना डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और कल इसका एक अंतिम वीडियो होगा जो कि आपका मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित होगा। 50 प्रश्नों का फिर से वहां पर हम चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों के साथ भूगोल के खंड को समाप्त करते हुए हम एक नए खंड में एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति या मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग इसका अगर लाभ लेना चाहें तो JLC IAS प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।